Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you difference between economic growth and economic development. Students, आज हम आपके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं और इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. ये जो लेक्चर है ये बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल है. चलिए तो देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में बेसिक सा अंतर क्या है और इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं और इसमें क्या क्या स्टडी हम करते हैं. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत ही कंसाइज वे में दोनों के बीच मेनली क्या डिफरेंस है वो बताना चाहूंगी. अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, आर्थिक वृद्धि की, वृद्धि समृद्धि, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, वहां की जीडीपी की स्टडी करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन क्या है, वहां की पर कैपिटा इनकम क्या है, इन सब चीजों की स्टडी करते हैं. वहीं पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम उस कंट्री की पीक्यूएलआई क्या है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या है, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वहां के लोगों का हेल्थ क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन सब चीजों की स्टडी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने 1956 में अपनी फेमस बुक द एक्यूमुलेशंस ऑफ द कैपिटल में इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में इंट्रोड्यूस किया है. बुक का नाम 1956 में द एक्यूमुलेशंस ऑफ द कैपिटल में इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में इंट्रोड्यूस किया है. किसने? मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने. वहीं पे अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में प्रोफेसर शुम्पेटर ने 1911 में द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस किया है. अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन किस कंट्री से है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रिलेशन है या इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट का जो रिलेशन है वो डेवलप्ड कंट्री से है. वहीं पे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशन डेवलपिंग कंट्री से है. इकोनॉमिक ग्रोथ ये ऑटोमेटिकली है, जबकि अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ये मैनुअली है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार के मेजरमेंट की बात करते हैं. वहीं पे अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम. जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हम रियल नेशनल इनकम की स्टडी करते हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय क्या है उस कंट्री के लोगों की, इसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक वृद्धि में करते हैं. एंड उस कंट्री का नेशनल आउटपुट कितना है. उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लाइफ ऑफ किसी भी कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ की स्टडी करते हैं, पीक्यूएलआई फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की स्टडी करते हैं, वहां की कंट्री के लोगों का लिटरेसी रेट क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है,
मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ केयर क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी, टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करते हैं। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपको बता दूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम अगर डिफाइन करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन कर सकते हैं? ओनली नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड जीडीपी। उस कंट्री का जीडीपी क्या है, जीडीपी का लेवल क्या है, नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है। सो स्टूडेंट्स, जीडीपी क्या होती है इसको भी मैं शॉर्ट में आप लोगों को डिफाइन करूंगी। अगर हम बात करें जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी में आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं जीडीपी की, तो जीडीपी में मेन 3 बातों को ध्यान रखना जरूरी है। 1 कंट्री, एक देश, उसके बाद 1 ईयर, वो कौन सा ईयर होगा? फाइनेंशियल ईयर होगा, वित्तीय वर्ष होगा। वित्तीय वर्ष की स्टार्टिंग कब से होती है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। थर्ड, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उस कंट्री की प्रीमाइसेस के अंदर, उस कंट्री की सीमा के अंदर, वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है। तो याद रखेंगे 1 ईयर, 1 कंट्री के द्वारा, 1 ईयर में कौन सा ईयर? जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उस कंट्री की प्रीमाइसेस के अंदर 1 ईयर में प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी फाइनल वैल्यू को ऐड किया जाता है। और जो फाइनल वैल्यू को ऐड किया जाएगा वो मनी में वैल्यू को ऐड किया जाता है। अब यहां पे सीमा का मतलब क्या है? जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर, मतलब सीमा का मतलब जो भी प्रीमाइसेस के अंदर हमारी रह रहा है, चाहे वो हमारी कंट्री का हो या वो अदर कंट्री का हो, लेकिन अगर वो हमारी कंट्री की सीमा के अंदर रह रहा है, हमारी कंट्री के सीमा के अंदर रहते हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन हमारी कंट्री में अमेरिका से आके जॉब कर रहा है, यहां रह रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हम उसे जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन अगर अमेरिका में जॉब कर रहा है, इंग्लैंड में जॉब कर रहा है, दुबई में जॉब कर रहा है, तो क्या हम उसे जीडीपी में इंक्लूड करेंगे? नहीं, हम उसे जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी कंट्री का तो है, बट हमारी कंट्री की प्रीमाइसेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रहे कि हमें जब जीडीपी की हम बात करते हैं तो हम एक देश की सीमा की बात करते हैं। उस बाउंड्री के अंदर जो भी पर्सन रह रहा है, चाहे वो हमारी कंट्री का हो या वो अदर कंट्री का हो, अगर हमारी कंट्री में रह रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, ना कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को हम बिल्कुल इंक्लूड नहीं करेंगे। एनबीएफआई, उसके बाद इसे मैं और अगर जीडीपी को और एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताना चाहूं तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए ए, बी, सी 3 पर्सन है। अब ये 3 पर्सन जो हैं उनमें से ए जो है वो हमारी ही कंट्री का है और हमारी ही कंट्री में रह रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो बी है वो क्या है? हमारी कंट्री का नहीं है। कहाँ का है? वो अदर कंट्री का है, अमेरिका का है, लेकिन हमारी कंट्री की प्रीमाइसेस में रह रहा है और हमारी कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सी हमारी कंट्री का है बट अदर कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अमेरिका में मान लीजिए रह रहा है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे?
ए और प्लस बी को हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे, सी को इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल इनकम क्या होती है, जीएनपी क्या होता है। जीएनपी की बात करें तो हम जो प्रेमाइसेस है, जो बाउंड्री है, उसे ब्रेक कर देंगे। अब हम नेशनल इनकम में जो आपका एनबीएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, उसे इंक्लूड करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वन कंट्री के द्वारा वन फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, उनकी फाइनल वैल्यू को ऐड किया जाता है। इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए अगर हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन अमेरिका में जॉब कर रहा है, दुबई में जॉब कर रहा है, इंग्लैंड में जॉब कर रहा है, तो हमारी कंट्री में जो भी उसकी फैमिली रह रही है उसको रेमिटेंस भिजवाएगा, ठीक है, वो पैसा भिजवाएगा। तो जो रेमिटेंस है इसमें इंक्लूड किया जाता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जीएनपी। अगर हम बात करें पर कैपिटा इनकम की, तो पर कैपिटा इनकम, मान लीजिए किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम होती है उसको अगर वहां की पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दिया जाए तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो अटेन हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए हमारी कंट्री में 5 लोग रह रहे हैं और उन 5 लोगों की हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो कितनी है? मान लीजिए हमारी कंट्री की जो नेशनल इनकम वो 50,000 है और 50,000 नेशनल इनकम है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है? 5 है। सो अगर हम 50 डिवाइडेड बाय 5 करें तो हमारा पर कैपिटा इनकम कितना होगा? 10। तो एक पर्सन की, हमारी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम होगी वो कितनी होगी? 10 होगी, 10,000 होगी। सो इस तरह से हम पर कैपिटा इनकम को निकालते हैं। नेशनल इनकम को अगर हम वहां की पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दें तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो अटेन हो जाएगी। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पीक्यूआरआई क्या होता है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या होता है, भाई किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पीक्यूआरआई की स्टडी करते हैं, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की स्टडी करते हैं, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की स्टडी करते हैं। अब ये पीक्यूआरआई है क्या, कौन सी वाला है, इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं और इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। सो अगर हम बात करें पीक्यूआरआई की, सो इसे 1979 में मॉरिस डिमॉरिस एक इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने 23 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री को लिया और उन कंट्री के फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में इसमें इंक्लूड किया। जो 23 डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री थे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी फिजिकल क्वालिटी लाइफ के बारे में, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में उन्होंने स्टडी किया और इसके लिए इन्होंने एक पैमाना प्रिपेयर किया। 0 से 100 तक का जो पैरामीटर था वो इन्होंने इसमें प्रिपेयर किया। इसमें 3 चीजों को इंक्लूड किया। वो 3 बातें कौन कौन सी थी जिसके हेल्प से इन्होंने फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स को पूरी तरह से प्रिपेयर किया। अब ये जो 3 चीजें थी इसमें इन्होंने लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इंक्लूड किया है पीक्यूआरआई में, और लाइक 1 ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्लूड किया है, प्लस 15 ईयर्स के बच्चों का जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्लूड किया है। इसमें इन्होंने
3 बातों को इंक्लूड किया है। एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर को इंक्लूड किया है। दूसरा 1 ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, 1 वर्ष की जीवन प्रत्याशा क्या है, प्लस 15 ईयर्स के बच्चों का लिटरेसी रेट क्या है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी क्या है, साक्षरता दर क्या है। और इसके बेसिस पे इन्होंने एक स्केल 0 से 100 के बीच पैमाना प्रिपेयर किया और इसमें इन्होंने बताया कि जिस कंट्री का एवरेज जितना ज्यादा होगा वो कंट्री उतना ही संपन्न माना जाएगा, और जिस कंट्री का एवरेज कम होगा वो उतना ही ज्यादा डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। मींस उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है अगर उसका एवरेज डाउन है या कम है। वहीं पे अगर हम बात करें एसडीआई की, एसडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, मानव विकास सूचकांक। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने एसडीआई के बारे में पढ़ा कि एसडीआई की स्टडी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करते हैं। सो एसडीआई है क्या, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं और इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, और इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया है। तो एसडीआई जो है वो 1990 में यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और महबूब उल हक हैं, इनकी गाइडेंस में इसे प्रिपेयर किया गया था, इसका डेवलपमेंट किया गया था। एसडीआई का कब किया गया था, 1990 में। और इसमें क्या किया गया था, इसमें 3 चीजों को इंक्लूड किया गया था एसडीआई में। 1 ईयर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और जो यूथ है उनका लिटरेसी रेट क्या है, तथा इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट इसमें ऐड किया गया था एसडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डॉलर की परचेजिंग पावर से कैसे मेजर किया जाएगा। तो इसमें 3 चीजों को इंक्लूड किया गया है एसडीआई में। एक तो 1 ईयर का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा, यूथ लिटरेसी रेट क्या है, एंड लास्ट इसमें इंक्लूड किया गया जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे डॉलर की परचेजिंग पावर से मेजरमेंट करने की बात की गई। इसमें जो लेवल, इसमें जो स्केल प्रिपेयर किया गया है नंबर्स का, वो है आपका 0 से 1। अगर कोई कंट्री 0.8 या उससे अबव कैटेगरी में है तो उसे डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई कंट्री का जो डेवलपमेंट रेशियो है 0.5 या उससे अबव है तो डेवलपिंग कंट्री में कंसीडर किया जाएगा। अगर किसी कंट्री का जो एवरेज है वो 0.5 या उससे कम है तो उसे अंडर डेवलपिंग कंट्री में कंसीडर किया जाएगा। सो इस तरह से एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम इन 3 चीजों की स्टडी करते हैं। उसके बाद इसमें लोगों का हेल्थ कैसा है, उस कंट्री का जो टेक्नोलॉजी है वो कैसी है और कितनी यूज की जा रही है, इन सब चीजों की हम स्टडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इसमें डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल देखते हैं। इस शेड्यूल में डेफिनेशन क्या कहती है, इट रेफर्स टू बी इंक्रीज द मॉनेटरी ग्रोथ ऑफ अ नेशनल इन अ पर्टिकुलर पीरियड। तो अगर हम बात करें किसी भी कंट्री की मोर्टेलिटी, किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें मॉनेटरी ग्रोथ की, उस कंट्री की एक पर्टिकुलर पीरियड में मॉनेटरी ग्रोथ क्या है, मौद्रिक विकास क्या हो रहा है, वृद्धि क्या हो रहा है, और उस कंट्री का जो रियल नेशनल इनकम है, रियल
जीडीपी का लेवल है, रियल पर कैपिटा इनकम का लेवल है, वो कितना है। वहीं पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, अगर हम बात करें, सो इकोनॉमिक ग्रोथ में हम इट रेफर्स टू द ओवरऑल स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंक्लूड करते हैं। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इसमें हम इकोनॉमिक ग्रोथ की भी स्टडी करते हैं। इसमें किसी भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वहाँ के लोगों की लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करते हैं। अगर हम बात करें स्पैन ऑफ कॉन्सेप्ट की, सो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम इसमें बहुत कंसाइज चीज़ों की स्टडी करते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो अगर किसी कंट्री में ग्रोथ रेट मान लीजिए 10% अटेन कर लिया गया है तो ये एक वारंटेड ग्रोथ रेट है और कोई भी कंट्री उस वारंटेड ग्रोथ रेट पे कंटिन्यू रन करता रहेगा, उसे अलग से कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है और ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत कंसाइज चीजों की स्टडी की जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सो इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीजों की स्टडी करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ की भी स्टडी करते हैं। इस तरह से अगर हम बात करें स्कोप की, सो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो स्कोप है वो कैसा है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम यूनी डायमेंशनल चीजों की स्टडी करते हैं, ये एक तरफा स्टडी करता है। वहीं पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ये मल्टी डायमेंशनल स्टडी करता है और इसमें हम बहुत सारे अप्रोचेस की स्टडी करते हैं। टर्म्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है। वहीं पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ये लॉन्ग टर्म्स प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, मात्रात्मक मेजरमेंट की बात करते हैं। वहीं पे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के मेजरमेंट की बात करते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के मेजरमेंट की बात करते हैं। वहीं पे अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड है। वहीं पे जो आपका इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो डेवलप्ड कंट्री से रिलेटेड है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करें, सो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली रन करता है, इसमें अफोर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि एक बार अगर वारंटेड ग्रोथ रेट को अटेन कर लिया जाता है तो किसी भी कंट्री का जो मेन एफर्ट्स होता है उसी ग्रोथ रेट को कंटिन्यू अटेन करने का एफर्ट होता है, वो उसी ग्रोथ रेट पे कंटिन्यू रन करना चाहती है। सो ये क्या है, ये एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। जबकि अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो ये क्या है, ये मैनुअल है, इसमें गवर्नमेंट का टाइम टू टाइम इंटरवेंशन होता है और इसमें इंप्रूवमेंट भी किया जाता है। अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ चेंजेस की तो इसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ में जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाती है, उसमें सुधार की बात की जाती है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात की जाती है, पर कैपिटा इनकम की स्टडी की जाती है। वहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, इनकी स्टडी की जाती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की
जो सिचुएशन है वो क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी इसमें की जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिक सा क्या अंतर है। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, उस कंट्री का नेशनल इनकम क्या है, रियल नेशनल इनकम क्या है, उस कंट्री का जीडीपी क्या है, उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है। या इन शॉर्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंट्री, क्योंकि इसका जो प्रोसेस है, इसका जो रिलेशन है वो डेवलप्ड कंट्री से है, तो अगर कोई डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो डेवलप्ड कंट्री में वहां पे लिटरेसी रेट में फोकस करने की जरूरत नहीं है। वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। वहां की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी होती है। और वहां के लोगों की अगर हेल्थ केयर की बात करें, हेल्थ सेंटर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, तो डेवलप्ड कंट्री में ओवरऑल सारी चीजें बेस्ट होती हैं। सो ऑलरेडी सारी चीजें जब बेस्ट हैं तो एफोर्ड करने की जरूरत किसमें है, जो वहां के कंट्री का बेस्ट ग्रोथ रेट है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री ने 10% ग्रोथ रेट अटेन कर लिया है, तो उसको ये लग रहा है कि ये जो 10% ग्रोथ रेट है ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो क्या करेगी, इस 10% ग्रोथ रेट को कंटिन्यू उसी ट्रैक पे रन करेगी। मीन्स इसी 10% ग्रोथ रेट को कंटिन्यू अटेन करने की कोशिश करेगी। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, अगर मान लीजिए 2020 या 21 में 10% ग्रोथ रेट है, तो आने वाले टाइम में भी वो 10% ग्रोथ रेट ही अटेन करना चाहेगी। तो इस तरह से ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है। वहीं पे अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ डिसकंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंटिन्यू क्यों चलता है, क्योंकि कंटिन्यू कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ऑलवेज होते रहते हैं। कई बार इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां के लोगों की पॉवर्टी, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहां के लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल कई बार इंक्रीज होता है, कई बार डिक्रीज होता है। सो कई बार वहां के लोगों का जो टेक्नोलॉजी का लेवल होता है वो बहुत तेजी के साथ इंप्रूव करता है, डिक्रीज करता है, तो ये फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी कंट्री जो कि ये जो प्रोसेस डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड है, तो कुछ ना कुछ नया लाती है, कुछ ना कुछ उसमें सुधार होता रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने आज कर लिया कल रुक गए, ये कंटिन्यू चलने वाला प्रोसेस है। दैट्स व्हाई ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में कंसीडर किया जाता है। सो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है, और वहीं पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में कंसीडर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू।